नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन चालू हो गया है। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, आप देख रहे होंगे कि हर जगह लगभग सीटों का समीकरण बनता जा रहा है और धीरे धीरे अपने कैंडिडेट भी जारी कर रही है। पिछले लिस्ट में भाजपा ने जहां 195 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं कल जो बैठक हुई थी उसमें भी करीब 90 कैंडिडेट के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन अभी उसकी विस्तृत जानकारी नहीं आई है। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं और जो भाजपा इस बार 2024 के लिए रणनीति पे काम कर रही है, उन्होंने जो टारगेट सेट किया है 370 सीटों का अपने लिए और अपने सहयोगियों के साथ 400 सीटों का, क्या ये वाकई में जीत रही है, जीत पाएगी, या एक नैरेटिव सेट किया गया है जिसके चलते ऑपोजिशन पर प्रेशर बनाया जा सके। आपने इससे पूर्व में भी कई जगहों पे इलेक्शन में आपने देखा होगा, चाहे आप बंगाल की बात कर लें, विधानसभा में उन्होंने 200 प्लस सीटों का टारगेट रखा था, सीटें आई 77। झारखंड की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे टारगेट बहुत ज़्यादा 2/3 मेजोरिटी की टारगेट रखती है और कई जगहों पे वो टारगेट अचीव भी किया है और कई जगहों पे उससे काफ़ी पीछे रह गए। तो ऐसे में ये क्या माना जाए? आप देख रहे होंगे जब से प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ये टारगेट दिया था कि इस बार 370 जीतेंगे और सहयोगियों के साथ 400 सीट, उस समय से ये नैरेटिव फैल गया और आप अभी किसी भी चैनल पे आप देखेंगे तो 400 प्लस का ही नारा चल रहा है। इस कड़ी में उन्होंने बहुत सारे इस दिशा में जो काम कर रहे हैं वो भी सामने आ रहा। आप देख रहे हैं वैसी कई सारी पार्टियां हैं जो पूर्व में एनडीए की सहयोगी तो थी, लेकिन किन्हीं कारणों से एनडीए से अलग हो गई थी और अभी उनके साथ भी अलायंस भाजपा कर रही है। मतलब वो कोई भी डेंट छोड़ना नहीं चाह रही है, उसको हर हाल में किसी भी कीमत पे उसको भर के आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, ये तो दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में आपने कल देखा कि एक दिन पूर्व जो द्वारका हाईवे का शिलान्यास लोकार्पण हुआ, वहां मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री उपलब्ध थे और अगले ही दिन आपने देखा कि पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहां पे नई सरकार बन गई, भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया गया। तो खैर ये चीज़ तो भाजपा प्रयोग करने में, वो चुनाव हो या अन्य समय हो, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि ये हो चुका है। और भी प्रदेशों में, गुजरात की बात कर लीजिए, जब विजय रूपाणी जी को हटाया गया था और भूपेंद्र पटेल को लाया गया था, उस समय भी इसी तरह की बात हुई थी। उत्तराखंड में आपने देखा चुनाव के पहले ही समीकरण बदले थे। तो ये इस प्रकार की प्रयोग तो बीजेपी करती है अपने एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, चाहे वो पूर्व में सांसद रहे हो, टिकट काटने की बात हो, नए चेहरों को देने की बात हो, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। ऐसे में अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ वो दो प्रदेश है, एक महाराष्ट्र और दूसरा बिहार।
महाराष्ट्र में तो फिर भी चूंकि सीटें ज़्यादा है तो वहाँ पे समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। उतनी पेंचें नहीं है क्योंकि वहाँ पार्टियाँ कम है, एक शिंदे गुट है, एक अजित पवार गुट है, दो ही के साथ करना है। लेकिन जैसे ही बात बिहार की आती है तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ होता हुआ दिखाई देता है तब तक जो दूसरी सहयोगी है वो अड़ंगा लगा देती है। और अभी तक के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ऐसे ही चला आ रहा है। इसको समझना जरूरी है कि आखिर जो सहयोगी दल भाजपा के साथ बिहार में है, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो और आरएलजेपी पशुपति पारस, मुकेश सहनी के भी आने की चर्चा है, उधर पृथ्वी माली हो, चंद्रवंशी हो, इन सारे जितने भी दल हैं सबको भाजपा चाह रही है कि हमारे साथ हो। और इसमें तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, ये सारे तो ऑलरेडी साथ में हैं। लेकिन सीटें हैं 40 और कैंडिडेट हैं 70 से 80 हो गए। एक एक सीट पे 3-3, 4-4 कैंडिडेट हैं और सब अपनी दावा कर रही है। और बताया ये जा रहा है कि चूंकि हम पहले इतनी सीटें मुझे मिली थी, इतनी सीटें हमने जीती, तो मेरा सीट कम क्यों होगा। और खास करके जो चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है वो चिराग को लेकर बना हुआ है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान की जो रैली हुई थी वैशाली में, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने बिना नाम लिए हुए बिहार की जनता के साथ अपना गठबंधन बताया, वो क्या इशारा कर रही है। क्या चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने जा रहे हैं? ये तमाम तरह की चर्चाएं जोरों पर बनी हुई है। ऐसे में आपने देखा कि नीतीश कुमार अपनी विदेश यात्रा छोड़कर आ गए 11 तारीख को, और दिल्ली में जहां बैठक होनी थी वो बिना मिले ही बिहार आ गए। अब ऐसे में जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार के आने के बाद 12 तारीख 13 तारीख तक सीटों का पेच जो फंसा हुआ है वो सुलझ जाएगा, वो अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, ये सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से पटना आ रहे हैं। जब पत्रकारों से बात होती है तो कहते हैं सब कुछ ठीक है, अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल इन पार्टियों के अंदर जो छोटे दल हैं, इनमें एक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, और बिहार की राजनीति में जैसा कि सबको पता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सफ़र अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है। और वो जो जगह खाली होगा उस जगह के दावेदार अनेक हैं, जहां एक और तेजस्वी यादव, इधर चिराग पासवान, उधर मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी अलग ताल ठोकते हैं। और भाजपा तो बड़ी पार्टी है, वो अपना मुख्यमंत्री चाहती ही है। तो क्या ये सारा समीकरण विधानसभा को ध्यान में रखकर किया गया एक प्रेशर पॉलिटिक्स है? इसको भी समझने की जरूरत है। खबरें तो ये भी चल रही है कि जो भाजपा के सहयोगी हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो लोकसभा के चुनाव हो उसके साथ साथ जो सीटों का समीकरण बने, विधानसभा के लिए भी किस दल को कितनी सीटें दी जाएगी इसकी भी घोषणा की जाए, उन्हें आश्वस्त किया जाए। लेकिन
इसमें अगर आप देखेंगे तो राजनीति में प्रॉमिस कैसे टूटते हैं ये हमने अक्सर देखा है। जो वादाएं राजनीतिक दल करते हैं उस पे वो कितने खड़े उतरते हैं, और खासकर जब चुनाव होते हैं उसमें कितने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए, और ये भी सोचने की ज़रूरत है। जैसे एलजेपी जब अलग हुई थी तो पशुपति पारस के पास 5 एमएलए थे, एमपी थे, और चिराग पासवान अकेले थे। जहां पशुपति पारस एक और दावा कर रहे हैं कि मेरे पास एमपी हैं, वहीं सबको पता है कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, और इसलिए वो अपनी प्रेशर भाजपा को दे रहे हैं। जबकि ये खबर पहले से आश्वस्त हो गई थी कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी जा रही है और एक राज्यसभा में एडजस्ट किया जाएगा। उधर जीतन राम मांझी के बेटे को एमएलसी की सीट दे दी गई है और एक सीट देने की बात ही है। तो आखिर ये मामला फंस कहाँ रहा है? क्यों नहीं सीटों का समीकरण बन रहा है? क्यों लोग एक लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं? ये समझ से परे है, और कहीं ना कहीं ये जरूर अब समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ लोकसभा तक ही नहीं, इन दलों का मोटिव है कि आप विधानसभा भी इसको साथ में जोड़ें, उसमें मुझे कितनी सीटें मिलेगी, क्या रोल होगा, उस बातों की भी चर्चा हो और उसके हिसाब से ही सीटों का समीकरण बने और उसके बाद अनाउंसमेंट हो। ये एक प्रमुख कारण आज के डेट में नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं जो कयास लगाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान नहीं माने, एनडीए से बगावत कर दी, तो वो कितने सीटों का नुकसान भाजपा और जदयू को करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको समझने की ज़रूरत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को महागठबंधन की ओर से भी ऑफर है, वहाँ से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, जो पहले की राजनीति चली हुई है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वैसे में चिराग पासवान अपनी ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उनकी पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। देश, इस बिहार प्रदेश की एक जनसंख्या है, वो चाहती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। तो जहां पर दो ऐसे चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदार हों, क्या वो एक साथ अलायंस करके चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर चिराग पासवान की राजनीति की बात करें तो चिराग पासवान ने जिस प्रकार से राजनीति की है, वो किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनके साथ उनकी जाति के अलावा भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, और ये चिराग पासवान के लिए एक अच्छे साइन है। वो भाजपा के चाल के हिसाब से चल रहे हैं। भाजपा जिस प्रकार से सर्वधर्म संपन्न वाली बात करती है, चिराग पासवान भी वही सोचते हैं, और इसलिए वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। वो जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिला है। लेकिन क्या अगर वो चुनाव अकेले लड़ते हैं तो उन्हें इसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है, ये सभी जानते हैं। और आपने देखा होगा कि भाजपा कई प्रदेशों में बिना चेहरा दिए हुए विधानसभा चुनाव लड़ी है, जीती है, बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीती है। और वहाँ भी पहले किसी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, वहाँ भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है और उसका फायदा भाजपा को होता रहा है। तो ऐसे में ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, विधानसभा लोकल सेंटीमेंट अपने प्रदेश को कौन सा नेता कितना डेवलप कर सकता है, उनकी रणनीति क्या है, उनकी पोर्टफोलियो क्या है, उसके आधार पे जज किया जाता है। लेकिन जब देश की बात आती है तो नरेंद्र मोदी के सामने आसपास दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में चिराग पासवान अगर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इसका नुकसान जरूर होगा, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। सीटों में कितना फर्क पड़ेगा, अगर आप जितने भी सर्वे हुए उसमें अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 32 और मैक्सिमम 35-37 तक दिखाया गया है बिहार में कि एनडीए जीत रही है। तो सीटों में कितना फर्क पड़ेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति 2020 में चिराग पासवान के अलग लड़ने पे उनकी हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। लोग कहते हैं अच्छे नेता हैं, भीड़ लगती है, सब कुछ अच्छा है, कुछ सीटों पर उनके बहुत प्रबल दावेदार हैं, कुछ सीटें ऐसी है जहां पे आराम से वो चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन क्या चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़कर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में ये जो गुत्थी है ये कैसे सुलझेगी, भाजपा इसको कैसे सुलझे, जबकि भाजपा अपने जितने भी सहयोगी है सभी लोगों से एक एक करके बात कर रही है, लेकिन कोई आगे आने के लिए, कोई मानने के लिए तैयार होने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। जहां आप देख रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा था, हमने भी कहा है कि पशुपति पारस को आगे की राजनीति के लिए राज्यसभा में हो या कहीं राज्यपाल बनाने की बात हो, उनकी पार्टी मर्जर की बात हो, ये करने की कोशिश की जा रही है। और अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मेन पेच जो फंसा हुआ है वो एलजेपी में ही फंसा हुआ है, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में ही फंसा हुआ है, क्योंकि ये समझौता करने की स्थिति में दिखाई दे नहीं रहे हैं। जहां उन्हें मनाने के लिए कल पशुपति पारस के साथ भी भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। आप बिहार में देख रहे हैं संजय जायसवाल मिल रहे हैं, नित्यानंद राय मिल रहे हैं, मंगल पांडे की बात कर लीजिए। ये सारे लोग जो है अन्य दलों के साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चलते जो सीट है वो अभी तक फाइनलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। वहीं एक और नीतीश कुमार साइलेंट हो गए हैं। देखिए, कोई भी दल जो साथ में है और ये सोचकर चल रही है कि 2019 में जितनी सीटें मिली थी वही फिर से रिटेन होगी, तो वो किसी भी एंगल से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उस समय 3 पार्टियां थी, भाजपा, जदयू और एलजेपी। 2014 की बात करें तो भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस समय रामविलास पासवान जी को 7 सीटें मिली थी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी थी, उन्हें 3 सीटें मिली थी। उसके बाद समीकरण बदले तो 6 सीटें मिली 19 में, और जदयू भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन अभी चूंकि उनके सहयोगी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं सबको, अपन जो नए हैं उन्हें तो सीटें देनी है,
और जो पहले से हैं, जिन सीटों पर चुनाव लड़ा है, वो वैसी सीटें हैं जो जदयू की जीती हुई सीटें हैं या जदयू वहाँ से चुनाव लड़ी है। एक चीज़ तो क्लियर है कि भाजपा अपनी ना सीटें कम करने वाली है और उसके जो जगह है वो भी फाइनलाइज है। वो चाह रही थी कि हम अपने कैंडिडेट को एटलीस्ट अनाउंस कर दें बिहार में, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो मना कर रहे हैं। अब ऐसे में जहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत है, ये सभी जानते हैं, कैसे ये लोग एक टेबल पे बैठेंगे। कुछ ऐसी सीटें हैं जो इंटरचेंज होनी है, उस पे भी मामला फंस रहा है। और इस बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है कि भाजपा का मिशन 40 जो है बिहार का, उसके लिए वो निश्चित तौर पे वैसे कैंडिडेट का चुनाव करने जा रही है, चाहे वो किसी भी सहयोगी पार्टी के भी हो, जो 100% जीतने का मादा रखते हों और वैसी सीटों पर वो कैंडिडेट उतारना चाह रही है जहां पे वो 100% जीत सके। और इसी कड़ी में जो सीटों का इंटरचेंज होना है वो भी बाकी है और इसके हिसाब से वो पूरा प्रोस्पेक्टस बना करके काम कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस प्रकार से अमित शाह भाजपा के चाणक्य हैं, उन्हें ही इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, उन्हें सभी दलों के साथ बात करनी पड़ेगी। क्या उनकी बातों का असर उनके सहयोगियों पर पड़ेगा? बहुत सारे तमाम सवाल खड़े हो गए और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा। लोग ये भी कर रहे हैं, आप देखते होंगे खबरें लगातार चलती है, चिराग की डील हो गई तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन में जा रहे हैं, उन्हें 8 सीटों का ऑफर दिया गया, 2 यूपी में दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है, मुकेश सहनी को बुलाया जा रहा है। ये सारे चीज बैठे हुए, लेकिन परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फर्क है। जहां सहयोगी दल ये चाहते हैं कि अगर चिराग जाते हो उनकी जगह हम ले लेंगे। अब देखिए, मुकेश सहनी और चिराग पासवान की अगर बात करें तो लगभग उन्हें जो वोटों का परसेंटेज अगर आप देखें तो जैसे 8% के आसपास चिराग के पास वोट बैंक है, तो मुकेश सहनी जहां 14% का दावा करते हैं, 14 छोड़िए 10% आप मान के चलिए, तो 10% उनके पास भी वोट बैंक है। उनकी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। कोई भी आदमी, अगर आप खासकर बिहार की स्थिति अगर आप देखेंगे, आप जब पटना जंक्शन से उतरते हैं तो आप देखिएगा, कोई ऑटो पे आप बैठिएगा तो पीछे 3 की जगह 4 बैठा लेता है, आगे में 2 बैठा करके वो उसका सवारी पूरा हो गया, वो जा रहा है। जाते जाते रास्ते में किसी सवारी ने उसे हाथ दे दिया, उसको जगह नहीं है, फिर भी वो टेम्पू रोक देगा, पूछ लेगा कहाँ जाना है और बोलेगा आइए आइए बैठ जाइए। आप देखेंगे कैसे वो लटक करके ऑटो को चलाता है, लेकिन वो उसी टेम्पू में उस आदमी को भी बैठा लेता है। उसके दुष्परिणाम, भले वो पहले से जो बैठा वो नीचे गिर जाए, उसकी परवाह वो नहीं करता, लेकिन उस टेम्पू में भरने के लिए वो रुक करके उसको बैठा लेता है। वही हाल अभी के समय में बिहार एनडीए की हो गई है कि जगह नहीं है, लेकिन अगर कोई पैसेंजर खड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं कैसे भी एडजस्ट करके उसको ऑटो में बैठा लेना है। इसकी कवायद चल रही है। ऐसे में क्या कुछ निकल कर नया सामने आता है ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि आचार संहिता निश्चित तौर पे 2-4 दिनों के अंदर ही लागू होने वाली है और ये सीटों का बंटवारा जितना डिले होगा उतनी ही दिक्कतें भाजपा हो चाहे उनके सहयोगी दल हों, सभी को होने जा रही है। क्योंकि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा उन्हें
फाइनलाइज नहीं होगा कि कौन सी सीट से कौन लड़ रहा है, तब तक वो चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे, अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि इनके सीटों का समीकरण बैठ जाए, किन्हें टिकट मिलता है किन्हें टिकट नहीं मिलता है, ताकि कुछ वैसे लोगों को टिकट वो भी दे सकें। और ये सारा पेच वहीं पर आकर फंस गया है। ऐसे में निश्चित तौर पे अगर एनडीए के सहयोगी दल अपनी महत्वाकांक्षाएं को कम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे इसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और जहां बीजेपी मिशन 400 पार पे चल रही है उसमें अड़चन आएगी। और जिस प्रकार से भाजपा राजनीति करती है देश में, आप देखिएगा कि अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आगे जाकर इसमें बहुत सारे तोड़फोड़ होते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे। आज जो कैंडिडेट जिस पार्टी के लिए दावेदार है, कल पता चले कि वो कैंडिडेट तो वही है लेकिन उनकी पार्टी बदल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से बिहार में सीटों का बंटवारा होता है, किस प्रकार से आगे की रणनीति होती है। उम्मीद है 1 से 2 दिनों में ये भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप सभी को मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।